हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम लोगों का रिवीजन सीरीज का पहला क्लास है, पहला वीडियो है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप भी एक्साइटेड होंगे, आई होप सो। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो रिवीजन सीरीज है, मैंने आप लोगों को बोला था कि रिवीजन सीरीज का वीडियो जो आएगा उसके साथ माइंड मैप जो है वो अटैच्ड रहेगा, यानी कि उस चैप्टर को निचोड़ कर एक पेज या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज के अंदर सम अप कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपको क्विक रिवीजन करना हो, यानी ये चीज़ देखना हो कि क्या क्या इस चैप्टर में है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर जानना हो, तो जस्ट आप एक पेज पढ़ेंगे और आपका वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो जब ये चीज़ बना पहले चैप्टर का, यानी कि जो आज हम लोग करने वाले हैं, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, इस चैप्टर का जब माइंड मैप बना तो बहुत ही तगड़ा बना है। आप लोग देखिएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और एज वेल एज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। कैसे मिलेगा माइंड मैप वगैरह, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, राइट, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। अब याद रखना ये चैप्टर ये पूरा डिटेल में नहीं होगा, बिकॉज दिस इज रिवीजन। अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको कॉन्सेप्ट एरा चैनल पे भी मिल जाएगा इसका लेक्चर पूरा कंप्लीट डिटेल में, एज वेल एज आपको कॉन्सेप्ट एरा ऐप में भी फिजिक्स के फ्री कोर्स में आपको इसका डिटेल लेक्चर विथ नोट्स मिल जाएगा। ओके, चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया जा रहा है। किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? वहां पे एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि भैया जो एटमॉस्फेयर है वो क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या उसके अंदर लेयर्स है, उसके बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहला लेयर जो एटमॉस्फेयर का आएगा दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानना शुरू करते हैं। अब ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानेंगे तो क्या क्या जानना होगा ये समझिए आप। ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना से कितना एग्जिस्ट करता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक रहेगा, ठीक है। ये लेयर जो है वो अर्थ सरफेस से कितने ऊंचाई तक ये एक्सटेंड करेगा। उसके बाद दूसरा लेयर आ जाएगा। दूसरा चीज कि ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर कितना से कितना लाई करेगा, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज एक दो बात और इसके बारे में जानना जरूरी है। तो क्या क्या बात जानना है? सबसे पहले कि ये जो है वो आपका 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये अगर हमारा अर्थ है तो यहां से लेकर आसमान में जो आप देख रहे हो वो जो ऊंचाई 11 किलोमीटर होगा, वहां तक जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बीच जो इसका टेम्परेचर रहता है वो रहता है 15 से लेकर कितना रहेगा भैया? तो 15 से लेकर हमारा -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो है वो बेसिकली इस वाले लेयर में इतना टेम्परेचर रहेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि मान लो अभी हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, अब हम थोड़ा सा एक माउंटेन पे चढ़ गए, लेट्स से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों का हाइट बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोगों का एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसी वैसी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, ये चीज आपको टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा अर्थ सर्फेस के ऊपर रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता 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 -56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि आपका लगभग जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी गैस कंपोजिशन है उसका 70% जो है वो किसमें प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ट्रोपोस्फेयर में लगभग 70% जो मास है वो यहाँ अवेलेबल है, वही यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि प्रेशर एज वेल एज जो डेंसिटी होता है ना, यानी गाढ़ापन जो एयर के अंदर है, डेंसिटी जो है वो आपका जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो 3 चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें अच्छे से, क्या क्या है वो 3 चीज? आपका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये तीनों का तीनों जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। कंप्लीट है यहाँ तक? ओके, तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर का निचोड़। बारिश वगैरह जो भी हो रहा है वो ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। दूसरा जो आपका लेयर है यहाँ पे, वो लेयर कौन सा भैया? वो लेयर है हम लोगों का स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। अब फटाफट से बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, धड़धड़ एकदम बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पूरा रिटेन फॉर्म में माइंड मैप में मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा, यानी कि ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा होगा। एज वेल एज इसका जो टेम्परेचर है वो हमने वहां पे क्या देखा था कि -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब यहां पे क्या होगा कि -56 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो घटने के बजाय बढ़ रहा है, यानी कि -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लोगों का
टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि ये वाला जो लेयर है ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। क्या है भैया, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। और ये वाला जो लेयर है ये मान लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो -56 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जब हम लोग एकदम ऊपर चले गए स्ट्रेटोस्फेयर का, यानी यहाँ पे आपको इस मतलब इसके बीच में कहीं पे आपको -2 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि टेम्परेचर आखिरकार यहाँ पे बढ़ क्यों रहा है। तो टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है इस लेयर में, बिकॉज इसी लेयर में जो है वो आपका ओजोन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है। ओजोन किसको कहते हैं भैया, ओजोन कहते हैं हम लोग O3 को। यानी ऑक्सीजन का जो एलोट्रोप होता है, यानी O+O+O जो है, यानी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करके जो यहाँ पे बना रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओजोन कह रहे हैं। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। दैट्स वाई क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ओजोनोस्फेयर के प्रेजेंट होने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि ओजोन का ये खासियत है कि वो जो यूवी रेज वगैरह जो आ रहा है उसको क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने अंदर, ठीक है ना, जिससे कि ये अर्थ को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, जिसके कारण इस वाले लेयर का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लेयर जो है वो आपका साउंड वेव को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर। धड़ से बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले तरफ, और अगला हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे जो हम लोगों का है वो आपका मेसोस्फेयर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे धड़ लिखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ ताकि धड़ से आप लोगों का रिवीजन हो जाए। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बारे में भी सेम चीज आपको जानना रहेगा कि कितना से कितना ये लाई कर रहा है, इसका टेम्परेचर का क्या कारण है, और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज वो भी आपको जानना रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि ट्रोपोस्फेयर जब खत्म हो रहा होगा, यानी जस्ट ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ और स्ट्रेटोस्फेयर जहां से स्टार्ट होगा उसके बीच में एक लेयर है थीन सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। सेम उसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के जो बीच में होगा उसको हम लोग स्ट्रेटोपॉज कहेंगे, और उसके बाद अभी मेसोस्फेयर के ऊपर जो आएगा वो मेसोपॉज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मेसोस्फेयर में जो आपका हाइट है वो लगभग 85 किलोमीटर तक रहेगा, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, 85 से अगर आगे पीछे रहा थोड़ा बहुत एमसीक्यू में, अगर 85 से कुछ आगे पीछे दिया रहा, यानी 84 है और या फिर मान लो 86 दे रखा है, तो आपको वहां टिक करना है। इसलिए क्योंकि कुछ बुक्स में या कोई अलग अलग रिसोर्सेज में आपको इसका हाइट अलग अलग बताया जा सकता है। कहीं पे 85 लिख रखा हो सकता है, कहीं पे 84 लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको याद होगा तो क्या हो रहा था वहां पे कि जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच गया था। कहां पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, एंड वहीं तक हो गया था। तो यहां पे -2 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और टेम्परेचर जो है वो अगेन घटना शुरू हो जाएगा और -92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो अब मेसोस्फेयर में ये टेम्परेचर का वेरिएशन देख के आपको समझ आ गया कि एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा मेसोस्फेयर में तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस वाले स्फीयर में अब हमारा ओजोन वाला जो पूरा लेयर था वो प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण वापस से जो है वो टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब एक बात ध्यान देना कि जो मेसोपॉज है, क्या मैंने बोला, जो मेसोपॉज है, यहां पे लिख दे रहा हूं धड़ से, मेसोपॉज जो है वहां पे जो टेम्परेचर पाया जाएगा दैट विल बी के -100 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच लेयर द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड, तो आपको बोलना है मेसोपॉज में जस्ट अबव द मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड। ओके, बढ़िया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। चौथा वाला क्या है भैया? तो चौथा वाला हमारा है थर्मोस्फेयर। फटाफट से लिख देते हैं थर्मोस्फेयर। ओके, थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, बिल्कुल समझना होगा। थर्मोस्फेयर का क्या खासियत है, तो देखो ये जो आपका है 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा। किसी किसी बुक में 600 किलोमीटर भी लिख रखा होगा, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग 500 किलोमीटर को लेकर चल रहे हैं। तो ये 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे आपका 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा हाई हो चुका है यहाँ पे। ओके, यहां पे जो है वो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयोनाइज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। पार्टिकल्स, ये आपको याद रखना है। और एक और स्फीयर है जिसको हम लोग कहते हैं आयोनोस्फीयर, वो भी इसी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है आपको याद करने के साथ साथ। तो एक सेकेंड आयोनोस्फीयर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आयोनोस्फीयर। तो ये भी आपको याद रखना है कि भैया थर्मोस्फीयर के अंदर आयोनोस्फीयर भी आएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये जो है वो आपका
रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना है। साउंड वेव को एक रिफ्लेक्ट कर रहा था, कौन था भैया जो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा था? तो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करने वाला स्ट्रेटोस्फेयर था। और रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने वाला कौन है? तो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने वाला जो है वो आपका थर्मोस्फेयर है। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और एक और देख लेते हैं हम लोगों के, किसी किसी की बुक में 4 ही दिया हो, किसी की बुक में 5 भी दे रखा है, तो हम लोग एक और है 5वां, उसको भी देख लेते हैं ताकि सब हमारा हो जाए। और ये क्या है? ये है आपका एक्सोस्फेयर। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर के बारे में आपको क्या जानना है? एक्सोस्फेयर के बारे में सिंपली ये जानना है कि एटमॉस्फेयर का जो हाईएस्ट लेयर है, नाम भी आपको दिख रहा है एक्सोस्फेयर यानी बाहरी, तो सबसे हाईएस्ट लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का वो ये वाला है। ओके, उसके बाद इसका कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या? तो बस यही आपको 1-2 बात जानना था, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर इसके अंदर रहेगा तो वो आपको माइंड मैप में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बीच में मैं बताता चलो माइंड मैप आपको कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा अगर ये आप पूछ रहे हो या आपके अंदर ये पूछने का मतलब बेसिकली एक सवाल अगर आपके अंदर आ रहा है कि भैया माइंड मैप कहाँ से डाउनलोड करेंगे या कहाँ पे मिलेगा, माइंड मैप आपको कॉन्सेप्ट एरा ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एरा का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। जाकर जस्ट प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट एरा, वहाँ पे ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए, आपको दिख जाएगा माइंड मैप का एक अलग से मैंने आइकन बना रखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा माइंड मैप इसका। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप आराम से, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी आराम से रिवाइज कर पाए। ठीक है, ओके। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को किया है कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि किस तरीके से आपका ओजोन लेयर बन रहा है, किस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि ये रिवीजन है। तो आपका होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो आपका HV लेगा और ये क्या करेगा, ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको दिख रहा था O2, वो नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो जाकर क्या करेगा, O2 के साथ रिएक्ट कर देगा। क्या करेगा? O2 के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, अटैच हो जाएगा, और यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा? यहां से हम लोगों को O3 मिलेगा। ठीक है, ये आपको खाली ध्यान रखना है। और डिटेल में इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो डिटेल वाला वीडियो है इसका, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया कि किस तरीके से डिप्लीट हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन से कैसे हो रहा है, नेचुरल तरीके से कैसे डिप्लीट हो रहा है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है। ओके, क्लियर है यहाँ पे अच्छे से? ओके, एक चीज और ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द जेट प्लेन्स जो होता है, जेट प्लेन्स वगैरह, वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई कर रहा होता है। ठीक है, कहाँ फ्लाई कर रहा होता है भैया? स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई कर रहा होता है। ओके ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दैट इज ओजोन होल के बारे में। ठीक है, अब ये ओजोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओजोन होल के बारे में समझिए क्या है। होता यह है कि जो ओजोन लेयर है उसमें अगर थोड़ा सा ओजोन लेयर कहीं पे बहुत ज्यादा पतला हो गया, यानी कि वहां पे जो O3 है, O3 का जो डेंसिटी है, यानी कि O3 जितना प्रेजेंट होना चाहिए उतना नहीं है वहां पे, तो वो पतला हो गया लेयर। ठीक है, पतला होते होते वहां पे हल्का सा गैप हो गया, तो क्या होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज को वो रोक रहा था वो नहीं रोक पाएगा और वो रेज डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो ओजोन होल क्या है? तो टेम्पररी थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। इतना आपको यहाँ पे समझ लेना है। ओके, अच्छा, इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है भैया, क्या क्या नुकसान हो सकता है? ओजोन होल होगा तो जो वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज आएगा उससे क्या क्या नुकसान होगा? तो नुकसान आपका स्किन कैंसर हो सकता है, पेंट्स, रबर्स, ये सारा क्या हो सकता है आपका बर्बाद हो जाएगा, एज वेल एज आपका पानी के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स जो है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ओके, एज वेल एज बहुत सारे प्लांट्स को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। तो ये इसका कुछ आप कह सकते हो कि नुकसान क्या क्या पहुंचाएगा। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो ये आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी माइंड मैप में इंक्लूड किया गया है और ट्रस्ट मी इस पूरे चैप्टर को माइंड मैप में सिर्फ एक पेज में निचोड़ कर लिख दिया गया है, जिससे कि आपको अगर क्विकली रिवाइज करना हो तो जस्ट आप उसको एक बार देखें और इस चैप्टर को पूरा निचोड़ लें। ठीक है, मे बी ये पहली बार हो रहा है WBBSC स्टूडेंट के लिए, राइट, माध्यमिक स्टूडेंट के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है, और हम और हमारा टीम बहुत ही कह सकते हो आप खुश है कि हम लोग आपके लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना भी चीज़ सारे बोर्ड्स को, यानी कि CBSE बोर्ड हो या ऐसे कुछ भी बोर्ड हो, उन लोगों को जितना भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है या उन लोगों को जो भी मटेरियल्स ऑनलाइन मिल पा रहा है और आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, धीरे धीरे वो सारा मटेरियल्स आप लोगों के लिए हम लोग अवेलेबल करवाने का ट्राई कर रहे हैं, और अगर आपका साथ रहा तो जरूर हो जाएगा सारा कुछ। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से इसको पढ़कर ही जाना हर हाल में। ठीक है ना, क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसको थोड़ा सा समझिए।
होता क्या है कि जब सन, हाँ, होता क्या है एग्जैक्टली इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं समझेंगे, मैं आपको एकदम ब्रीफ समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। होता यह है कि सनलाइट के कारण जो हीट अर्थ सरफेस पे आ रहा है, ठीक है ना, तो वो अर्थ सरफेस पे हीट तो आ गया, ठीक है भाई, आ गया। अब होता क्या है कि वो हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगा एटमॉस्फेयर में। अगर वो हीट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा तो आप ये सोचिए कि डेली इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ रहा है और वो सारा का सारा अगर अर्थ सरफेस पे ही रह गया तो अर्थ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा डेली का डेली बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत अमाउंट में जो हीट है वो वापस से रात के टाइम में आप कह सकते हो कि लिबरेट वापस से एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है, ठीक है, स्पेस में चला गया, बढ़िया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जैसा पहले था वैसे ही अभी भी मेंटेन है। और कुछ अमाउंट में क्या हो गया कि जो एनर्जी यूज हुआ है, जैसे कि कुछ सोलर एनर्जी में यूज हो गया है हीट एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वो प्लांट ने लिया है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि कुछ गैसेस ऐसे होते हैं कि वो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, यानी कि जिस एनर्जी को स्पेस में चला जाना था वो एनर्जी स्पेस में नहीं जाने देगा और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि आप समझ ही रहे हो कि ये क्या करेगा, रोक लेगा उसको, अपने अंदर इसको ले लेगा। यानी यहां से मान लो हीट एनर्जी जा रहा था लेकिन ये आगे बढ़ने नहीं दिया, ये क्या किया, ये गैस मॉलिक्यूल इसको रोक लिया, बोला नहीं भाई तू यहीं रुक जा। अब ये रुक गया, रुकने के बाद क्या होगा कि जब हीट सारा चला गया तो ये क्या करेगा कि जो हीट को इसने एब्जॉर्ब किया था उस हीट को चारों तरफ क्या करेगा, री एमिट कर देगा, यानी कि वापिस से एमिट कर देगा। अब जब ये एमिट करेगा तो ये हीट वापिस बाहर नहीं जाएगा बल्कि अर्थ में ही रह जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो जिस हीट को बाहर चला जाना चाहिए था वो हीट अभी भी अर्थ के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ गैसेस है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसके कारण। तो ये जो पूरा इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस इफेक्ट को, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? बढ़िया। बाकी इसको नोट्स में आपका लिख दिया गया है अच्छे से, यानी नोट्स में नहीं, माइंड मैप में आपका इसको लिख दिया गया है अच्छे से। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कर कौन रहा है भाई, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे। और वो गैसेस कौन कौन सा है, तो वो गैसेस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ही खतरनाक है ये अगर आप देखो ग्रीन हाउस के इफेक्ट से, तो ठीक है। दूसरा आपका वाटर वेपर है, यानी H2O जो आपका प्रेजेंट है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, ये ज्यादा नहीं करेगा। तीसरा जो है वो आपका मीथेन है, CH4। ओके, तो ये कुछ गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस। अगर आपसे लिस्ट में आ गया कहीं पे, अगर आपको MCQ में पूछ दिया गया, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि ग्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपको इनमें से जो भी दिखे धड़ से आप टिक मार देना, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हम लोगों का भैया, तो आगे जो हम लोगों का है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा रैशनल यूज ऑफ एनर्जी वाले पोर्शन में हम लोग जंप करते हैं। किसमें जंप करने वाले हैं, रैशनल यूज ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे आर यूज ऑफ एनर्जी लिख देता हूं, तो आप समझ जाओ कि रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो रैशनल यूज ऑफ एनर्जी, अब रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करके ही जाना है हर हाल में। क्या क्या है वो, एक आपका कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? ओके, ये आपको एकदम जानना ही जानना है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। सिंपली ये समझिए कि किसी भी अगर फ्यूल को हम लोग एक यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट, या फिर सिंपली मैं कहूं कि अगर 1 यूनिट हमारा अगर ग्राम है तो अगर 1 ग्राम ले लें, या फिर यूनिट हम लोग केजी ले रहे हैं तो अगर 1 केजी ले लें हम लोग किसी भी एक फ्यूल का, और उसको हम लोग बर्न करते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट वो हम लोगों को दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अलग अलग जो फ्यूल है उसका अलग अलग होता है, जैसे डीजल का अलग है, पेट्रोल का अलग है। तो आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद करके जाना है कि किसका कितना होता है, ठीक है। ये आ जाता है कभी कभी, ये पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहा कि कोल है, डीजल है, वुड है, तो इन तीनों में से किसका ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, तो आपको वहां पे बताना रहेगा। तो इसीलिए आपको एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना है इस पे, ठीक है। हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा चीज जो आपको यहां पे ध्यान देना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको याद करके जाना आप, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो समझिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सिंपली ये है कि भाई अपना डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, वो खत्म ना हो जाए, बल्कि
आने वाले लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचा रहे और वो भी उनको यूज कर पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का जिसमें हम लोग जो है वो खुद का डेवलपमेंट तो करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं कि भाई आने वाले जनरेशन्स को भी वो सारा चीज, वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारा रिसोर्सेज आने वाले जनरेशन को भी मिल पाए, हम लोग ही पूरा खत्म ना कर दे। ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा ये चीज़ सर के ऊपर से ना जा रहा हो सारा कुछ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से आप ये हमारे मेहनत को, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। जो हम लोग यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और जो भी लोग आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है जब ये सब्सक्राइबर वाला नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, राइट। दूसरा तो कोई तरीका और है नहीं मेजर करने का, बस आपका लाइक, सब्सक्राइब और जो कमेंट्स आता है, इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि आप लोगों को ये जो काम हो रहा है वो पसंद आ रहा है या आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो फटाफट से आओ सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे जो है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पे रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में जानने वाले हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो दो तरीके का है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो दो तरीके का सोर्सेस हो सकता है। क्या क्या? पहला जो आपका है वो आपका नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल। अब ये नॉन रिन्यूएबल क्या है वो थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा, यानी ऐसा सोर्स जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने कोल को जला दिया, ठीक है, यानी कि जो कोल है वो अगर जल गया तो हम लोग उसको वापस से क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो हो गया नॉन रिन्यूएबल। वहीं पे जो है वो कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है ना जी, कुछ जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। अब यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाएगा भैया, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग देखें तो सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है दैट इज सोलर एनर्जी। अब आज अगर हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल वो सोलर एनर्जी गायब हो जाएगा, नहीं, कल भी हम लोगों को वो सोलर एनर्जी मिलेगा, परसों भी वो सोलर एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब आपने समझ लिया, वो एनर्जी जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और हम लोग अगर उसको यूज करेंगे और वो अगर खत्म हो गया तो दोबारा से नहीं आ सकता है। वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी वो है जिसको हम लोग वापिस से रिन्यू कर सकते हैं इजिली। ओके, अब इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और वो पोर्शन है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से हार्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से जो है वो अपने यूज में लाएंगे। तो यहाँ पे आपका 4, 5 या 6 जो है वो अलग अलग रिन्यूएबल हार्नेसिंग, आप मतलब किस तरीके से हार्नेस करेंगे अलग अलग सोर्सेस को, वो आपको दिखेगा। जिसमें सबसे पहला आपको दिखेगा सोलर सेल, यानी कि अगर हम लोगों को सोलर एनर्जी को हार्नेस करना है, यानी सोलर एनर्जी को अपने यूज में लाना है, तो हम लोग सोलर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर सेल किसको कहते हैं? सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका जो सनलाइट आ रहा है उसको वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरीके से कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो एक पूरा डिटेल टॉपिक है जो कि हम लोग ने डिटेल वाले वीडियो में, डिटेल वाले लेक्चर में कवर अप कर रखा है इसको। ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग अपने बेनिफिट के लिए आराम से यूज कर पाएंगे। ये एक तरीके का हो गया। तो अगर सोलर एनर्जी को हमें हार्नेस करना है तो कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? सोलर सेल का। दूसरा चीज जो है वो हम लोगों का है विंड एनर्जी, ठीक है ना, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे ये समझो थोड़ा सा। विंड एनर्जी भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी अगर हम लोगों ने विंड एनर्जी यूज किया तो ऐसा नहीं कि कल के हवा चलना बंद हो जाएगा, विंड हमेशा चलता रहेगा, राइट। तो होगा क्या यहाँ पे कि हम लोग विंड एनर्जी को क्या करेंगे, अपने यूज में लाएंगे। किसके हेल्प से? विंड मिल के हेल्प से। करेंगे क्या कि इतना बड़ा बड़ा इस तरीके का फैन बनाएंगे और उसको ऐसा पोजीशन में रखेंगे जहां पे विंड का जो स्पीड है वो एक हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर हो या थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो विंड यहां से बहेगा वो इसके डंडे को क्या करेगा, घुमाता रहेगा, जिसके कारण इसके अंदर एक टरबाइन लगा होगा जो कि घूमेगा और उस टरबाइन के घूमने के कारण जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, विंड एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, ओके। इसके बाद आप देखें तो फिर ये तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है भैया? तो तीसरा तरीका है हमारा टाइडल एनर्जी, यानी वाटर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टाइडल एनर्जी। अब वाटर भी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी वाटर बह रहा है तो वो बह रहा है तो बहते जा रहा है, राइट। उसको हम लोग अपने यूज में ला सकते हैं। उसको भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। टाइडल एनर्जी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक ऐसा डिवाइस तैयार करेंगे जिसको क्या करेंगे हम लोग इस जगह पे, मतलब टाइडल एनर्जी में हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली, होता ये है कि वाटर जब आएगा तो हमारा टरबाइन इस तरीके से घूमेगा और टरबाइन के घूमने के कारण अगेन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाले केस में टरबाइन जो है वो विंड के कारण घूम रहा था। टाइडल एनर्जी को जो हम लोग हार्वेस्ट करेंगे उस वाले केस में जो है वो हमारा जो टरबाइन है वो घूमेगा किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से घूमेगा। ठीक है,
बढ़िया। और हमें मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा तो हम लोग उसको अलग 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 चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है वो। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो है वो जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। ओके अब इसमें क्या है कि अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के थोड़ा सा अगर हम लोग अंदर जाए तो कहीं कहीं पे क्या है, बहुत सारा लावा आया हुआ, मतलब वो जो आप कह सकते हो लावा का मतलब आप समझ ही रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खौलता हुआ और एकदम गर्म वाला, जो कभी कभी आपने कहीं कहीं मूवी वगैरह में देखा हो वो लावा, और वो जो है वो वाटर के साथ कनेक्ट हो गया कहीं पे, मतलब यानी कि वाटर रिसोर्स है अंदर में और उसके साथ कहीं पे अटैच हो गया या जुड़ गया, तो वो वाटर जो है वो क्या हो रहा है, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी वो वाटर जो है वो उस गर्मी के कारण जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण अगेन टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो हमें वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। अल्टीमेट मकसद ये है कि टरबाइन को घुमाना है, उस टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग यहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर एनर्जी में टरबाइन नहीं घूम रहा है, याद रखना है आपको। विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टरबाइन को घुमाने के लिए, टाइडल एनर्जी का यानी वाटर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग उस टरबाइन को घुमाने के लिए, एज वेल एज हम लोग यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं उस टरबाइन को घुमाने के लिए। पांचवा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बायोमास। बायोमास से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ ऐसा प्लांट होगा। बायोमास यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग थिंग वाला, लिविंग थिंग से रिलेटेड मास जो है, मास का मतलब आप समझ ही रहे हो और बायो का मतलब भी आप समझ रहे हो, तो बायोमास से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा स्पेशली हम लोग प्लांट है जिसको उगाएंगे, या फिर कुछ ऐसा कचड़ा वचड़ा जो भी रहेगा, उन सारे चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों से हम लोग एनर्जी लेंगे, तो उस वाले केस में हम लोग क्या कहेंगे, बायोमास कह रहे हैं उसको, ठीक है। याद रखना यहाँ पे मास टर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस वाले टाइप में, यानी ये जो एनर्जी का हार्नेस हो रहा है यहाँ पे बायो मास से रिलेटेड चीजें हैं। ओके इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स आ रहा है, जो प्लांट जो है वो बर्न होने पे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट देगा, एज वेल एज जो है वो प्लांट इजीली जो है वो ग्रो भी हो पाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो है 6th नंबर पे दैट इज बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, बायोगैस। अब ये बायोगैस में क्या होगा, इसमें जो है वो जो वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल जैसे कि काऊ डंग हो गया और जो भी कचरा वगैरह होता है हमारा ऑर्गेनिक, वो सारा क्या करेंगे कि एक गड्ढा करेंगे, उस गड्ढे में डालेंगे और धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू होगा, और वो जो डिकम्पोज हो रहा है वहां से जो है वहाँ हमारा बायोगैस बनेगा, जिसके अंदर जो है वो CH4 का क्वांटिटी जो है वो उसके अंदर रहेगा, CH4 का क्वांटिटी उसके अंदर रहेगा, और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा, ठीक है। अगेन बायोगैस को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अभी आपको जस्ट एक ब्रीफ दिया जा रहा है इसके बारे में, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देखें ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरीके से हार्नेस होता है और एक्चुअल में इसके पीछे का क्या फंडा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ओके जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको एक चीज और पढ़ना रहेगा, दैट इज मीथेन हार्वेस्ट, ठीक है ना, यानी हम लोग मीथेन को हार्वेस्ट करते हैं, मीथेन का इधर उधर से जो है वो जुगाड़ करते हैं, क्या है, मीथेन हार्वेस्ट, मीथेन हार्वेस्ट। ओके हार्वेस्ट मीथेन को कहाँ से हम लोग मतलब कहाँ से इसका जुगाड़ लगा सकते हैं मीथेन का, तो हम लोगों के बुक में दो अलग अलग सोर्सेज दिया हुआ है इसको इंतजाम करने का, यानी इसका जुगाड़ लगाने का। एक जो है वो कोल बेड से, ओके कोल बेड में जो है वो नेचुरल गैस प्रेजेंट होता है, नेचुरल गैस में लगभग 95% जो है वो मीथेन पाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसीलिए हम लोग कोल बेड से भी मीथेन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी हम लोग जो है वो मीथेन मिल सकता है। और दूसरा जो है वो दैट इज मीथेन हाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मीथेन हाइड्रेट आप देख रहे हो, मीथेन हाइड्रेट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मीथेन हाइड्रेट। ओके इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मीथेन हाइड्रेट। तो ये होता कुछ नहीं है, आइस क्यूब की तरह दिखने वाला शेप का एक क्यूब बना हुआ होता है, ओके जो सी शोर के किनारे आपको मिलेगा, सी शोर के पास। अब इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस जो है वो पैक्ड होता है इसके अंदर, इसको हम लोग फायर आइस भी कहते हैं, याद रखना ये चीज, ओके इसको हम लोग फायर आइस भी कहते हैं, पूछ लिया जाता है ये चीज। ओके क्यों कहते हैं फायर आइस, क्योंकि ये दिखने में आइस की तरह लगता है लेकिन इसके अंदर नेचुरल गैस प्रेजेंट होता है जिसका एबिलिटी है कि वो जला सकता है चीजों को, तो इसीलिए इसको हम लोग फायर आइस यहाँ पे कह रहे हैं। ओके तो ये था इस चैप्टर का पूरा निचोड़। कौन सा चैप्टर है हमारा, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। ओके ये पूरा इसका रिवीजन हो गया, उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपको अच्छे से सारा चीज को एक बार दिमाग में जो भी आपका धुंधला हो गया था वो सारा चीजों को वापस से ले आया होगा, ठीक है। अच्छा जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, टाइम अभी भी आपके पास है और ये सबसे वैल्यूएबल टाइम है, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो,
कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कोर्स डिटेल में कॉन्सेप्ट एरा ऐप में आपको मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप उस कोर्स को जाकर जरूर इनरोल करें, जिससे कि आप अपना 100% जो है वो पोटेंशियल यूज कर पाए एग्जाम में, ठीक है। ऐसा ना हो बाद में कि आप ये सोचे कि भैया काश में कोर्स ले लिया होता तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाता, राइट। तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, हम लोग गाइड करने के लिए भी आप लोगों को वहाँ पे हैं। तो आप अगर चाहें जो भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस सब्जेक्ट का कोर्स इनरोल करें, और आपको खुद समझ आ जाएगा इनरोल करने के बाद कि हाँ भैया ने सही बोला था, चेंजेस तो आया है, और जो मैं अब तक जो मेरा वीक था वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा बन रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि आपको सारा चीज वहां पे अच्छे से समझा दिया गया है, और मोस्ट यहाँ पे चीज क्या है, समझना। आपको जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो याद भी आपको बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। ओके, इसी के साथ ही इसका माइंड मैप आप जरूर डाउनलोड कर लें। कहाँ मिलेगा माइंड मैप? कॉन्सेप्ट एरा ऐप में आपको माइंड मैप मिल जाएगा, जाकर प्ले स्टोर पे कॉन्सेप्ट एरा सर्च कर लेना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ट्राई करूंगा आपको लिंक दे दूं। कैसा लगा ये आपको माइंड रिवीजन सीरीज? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आपके रिस्पॉन्स के ही हिसाब से हम लोग आगे का काम करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा रहा तो ये रिवीजन सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। जब तक आपका रिस्पॉन्स अच्छा, तब तक ये रिवीजन सीरीज चलता रहेगा। ओके, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज तो हम लोगों का फिजिक्स का था, आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है, मैथ्स या फिर लाइफ साइंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।